हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, जिससे कल आप लोग का एग्जाम है। सो वेलकम टू बुक्स एंड टॉक्स। तो आज हम BLLB के फोर्थ सेम की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करेंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटीज ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी एंड रेनेसांस कल्चरल सोशल पॉलिटिकल कॉज। ओके। तो जो 1920 सेंचुरी में जो प्रॉब्लम्स थी, इंडिया ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उस टाइम पे फेस करा था इंडियन 19th एंड 20th सेंचुरी में। और उस टाइम पे काफी ज्यादा चेंजेस भी हुए थे। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो था कास्ट सिस्टम। आप लोग को पता है इंडिया पहले फोर एंशियंट टाइम में इंडिया जो थी फोर कास्ट में डिवाइड थी, आप लोग को पता होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, इन चार कास्ट में पहले इंडिया डिवाइडेड था। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को चेंज कर दिया। और उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन करा, डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने करा वो सीनियर जॉब के अकॉर्डिंग करा, जॉब अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग करा। और उन्होंने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज दी थी, सीनियर जॉब जो होती थी वो हमेशा क्रिश्चियंस को ही देते थे, जो हाई क्लास के लोग होते थे बस उन्हें देते थे। ठीक है। तो पहले जो कास्ट सिस्टम था हमारे इंडिया में वो रिजिड ग्रुप के अकॉर्डिंग था, जो हमारी चार कास्ट थी। ठीक है। और वो कास्ट हमारी हेरिडिटी से और लाइफस्टाइल से कैरेक्टराइज होती थी। पर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने उन कास्ट को जॉब्स के अकॉर्डिंग कर दिया। लाइक सीनियर जॉब हमेशा लोग क्रिश्चियंस को ही देते थे और वो अपर क्लास मानी जाती थी। ठीक है। फिर लैक ऑफ इक्वालिटी, उस टाइम इक्वालिटी थी, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था उस टाइम पर। और जो रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था वो भी बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि जो क्रिश्चियंस थे वो सिर्फ अपनी क्रिश्चियनिटी को जो है प्रमोट करते थे। वो और किसी ग्रुप को प्रमोट नहीं करते थे। तो उस टाइम पे इक्वालिटी नहीं थी, ना तो जेंडर बेस्ड इक्वालिटी थी। और रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते थे इंडिया में। फिर हमारा है पुअर कंडीशन ऑफ फीमेल। उस टाइम पे फीमेल्स की जो कंडीशंस थी वो काफी ज्यादा खराब थी। 19th एंड 20th सेंचुरी में फीमेल्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, जिसमें जो फीमेल्स थी उनको वोट अलाउड नहीं होता था। इवन जो मैरिड फीमेल्स होती थी उनका प्रॉपर्टी पर राइट नहीं होता था। इवन जो हस्बैंड होते थे उनके पास लीगल पावर होती थी कि वो जो अपने हस्बैंड होते थे उनके पास लीगल पावर थी कि वो वाइफ को मारते थे। और वुमेन्स को ट्रेड यूनियन से बाहर रखा जाता था। ठीक है। और वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। उस टाइम पे जो वुमेन्स की कंडीशन थी उसमें से एक सती प्रथा आती है। आप लोग को पता है सती हिंदू में एक प्रैक्टिस होती थी कि जो विडो वुमेन होती थी उसको फोर्सली उसके डिग्रीज हस्बैंड के फनल में जला दिया जाता था। या तो वॉलेंट्री या फिर बाय फोर्स उसको उसमें जला दिया जाता था। सती प्रथा आप लोग को पता होगी। फिर पर्दा सिस्टम था। सबसे पहले मुस्लिम ने इसको इनॉग्रेट करा था, उसके बाद हिंदूज ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया था। और इसमें ये होता था जो वुमेन्स होती थी उसको पब्लिक ऑब्जर्वेशन से बचा के रखते थे, इंक्लूडिंग वेल। आप लोग को पता है ना, आज के टाइम भी शायद पर्दा सिस्टम काफी जगहों पे चलता है। तो सती प्रथा थे पर्दा सिस्टम। तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। और आप लोग का पेपर है 10 को, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करना। फिर हमारा है फीमेल इनफेंटिसाइड। उस टाइम पे क्या था, जो लड़कियां बेबी होती थी, जो फीमेल बेबी होती थी उसको इंटेंशनली मार दिया जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ डिजायर ऑफ मेल बेबी। ठीक है। और फिर था हमारा सेक्सुअल हरेसमेंट ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी में। जो सेक्सुअल हरेसमेंट था, सेक्सुअल वायलेंस था, वो काफी ज्यादा था। ठीक है। अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर था उस टाइम पे फीमेल्स के साथ। और फीमेल्स को एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट भी यूज करा जाता था। ठीक है। और डॉरी हरेसमेंट था उस टाइम पे क्या था, जो ये डॉरी हरेसमेंट होता था, वाइफ को मतलब हेरेस करा जाता था प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए। ठीक है। और उसके हस्बैंड और उनकी फैमिली उस टाइम पे उनको हेरेस करते थे, तो ये हमारा डॉरी हरेसमेंट में आता है। उस टाइम पर डॉरी हरेसमेंट काफी था 19th एंड 20th सेंचुरी में। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी 19th एंड 20th सेंचुरी की फीमेल्स की। फिर आई लो पर कैपिटल इनकम। उस टाइम पे क्या था, जो हमारी हैवी पॉपुलेशन थी 19th 20th सेंचुरी में, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, काफी ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर था इंडिया पर। ठीक है। फिर कोलैप्स ऑफ इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट कोलैप्स हुआ था ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडिया में आई थी। उससे क्या होता है, जो इंडियन वीवर्स थे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि जो लोकल मार्केट था वो तो श्रिंक हो गया था। और ब्रिटिशर्स के चीप इंपोर्टेड गुड्स इंडिया में आने लग गए थे।
ठीक है, तो इस चक्कर में जो इंडिया का लोकल मार्केट था उसको कोलैप्स हो गया था, ब्रिटिशर्स के गुट ने उसको कवर कर लिया था लोकल मार्केट को। ठीक है। फिर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, ब्रिटिशर्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी हर फील्ड में, बट इंडियंस के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी इतनी स्मार्ट। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो इंडियंस थे और जो इंडियंस के मैन्युफैक्चरर्स थे वो डिमांड को नहीं मीट कर पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी इस चक्कर में। ठीक है, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी 19 या 20 सेंचुरी में जो इंडिया में थी। ओके। फिर हमारा रेनेसेंस, रेनेसेंस था क्या, बेसिकली रेनेसेंस एक ऐसा पीरियड था जिस टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा सोशल रिफॉर्म्स हुए थे। इसमें क्या हुआ था, रेनेसेंस एक अवेकिंग है, कल्चरल एंड सोशल अवेकिंग है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंडियन रेनेसेंस। इसमें रेनेसेंस का मतलब होता है रिवाइवल या फिर रीबर्थ होना। ठीक है। इस टाइम पे काफी ज्यादा हमारे ट्रांजेक्शनल मूवमेंट्स हुए थे। रेनेसांस एक ऐसा पीरियड था जो इन्फ्लुएंस था हमारे वेस्टर्न फिलोसफर से, कल्चर से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। ठीक है। रेनेसांस में इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस अडॉप्ट हुए थे। और इन सेंस आप ये भी कह सकते हो रेनेसांस मतलब कि जो ओल्ड कल्चर था उसको पॉलिश करके न्यू कल्चर जनरेट करा गया। ठीक है। और इस टाइम पे काफी ज्यादा रिफॉर्म्स आए थे इंडिया के अंदर। ओके, दैट इज फॉर रेनेसांस। जिस टाइम पे बहुत सारे इंडिया में रिफॉर्म्स आए, हमारे ओल्ड कल्चर को पॉलिश करके न्यू बनाया गया, न्यू सिविलाइजेशंस आई इंडिया के अंदर। फिर हमारे कॉजेज ऑफ इंडियन रेनेसांस, जैसे क्या कॉजेज है जो इंडियन रेनेसांस आया था 20 सेंचुरी में। तो जो इंडियन रेनेसांस आया था उसका सबसे पहले रिलीजन कॉज ये था, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से डोमिनेटेड थी। और इंडियन सोसाइटी हमारी डिवाइड थी कास्ट में, और मेनी कास्ट, सब कास्ट थी इंडियन सोसाइटीज में, बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम था। और इस चीज का फायदा क्रिश्चियन एंड मुस्लिम मिशनरीज ने उठाया था, जिस चक्कर में क्या हुआ था, लोगों को कन्वर्ट करने लग गए थे अपने खुद के रिलीजन में। फिर क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, उस टाइम पे 19 और 20 सेंचुरी में वेस्टर्न एजुकेशन फैलने लग गई थी इंडिया के अंदर, जिससे जो इंडियंस थे उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वेस्टर्न कल्चर्स को पढ़े, उनकी सिविलाइजेशन को पढ़े, उनके इंटेलेक्चुअल से। ठीक है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करने की, सीखने की, लर्निंग की। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आया प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियंस थे वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे। ठीक है। और वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर रिमूव करा जाए जो सोशल रिलीजियस इविल है इंडिया के अंदर, उसको रिमूव करा जाए और इंडिया के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है। तो और जो लिटरेचर था, बुक्स एंड मैगजीन और न्यूज़पेपर उस टाइम पे आ गए थे, तो जिसके चक्कर में नेशनल फीलिंग लोगों के बीच में जगाई गई। प्रिंटिंग प्रेस आ गया था उस टाइम पे, प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, न्यूज़पेपर मैगजीन पब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी, बट इंग्लिश में स्टार्ट हुई थी 1875 में। ठीक है। फिर जो फॉरेन स्कॉलर्स थे उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, वो ये था जो विलियम जॉन एंड मैक्स मुलर थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो हमारी इंडियन स्क्रिप्चर्स थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, जिससे जो यूरोपियंस थे वो भी हमारा जो ग्लोरियस पास्ट था उससे इंस्पायर्ड होते थे। ठीक है। ये कुछ कॉजेज थे जिस चक्कर में इंडिया में रेनेसांस लाया गया था, जो चेंजेस लाए गए थे। और जो हमारा उस टाइम पे हमारे सोशल रिफॉर्म काफी ज्यादा हुए थे, तो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद जी का नाम बहुत आता है, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा सोशल रिफॉर्म्स करे थे। इन्होंने चाइल्ड मैरिज को बैन करवाया, विडोरी मैरिज पे फोकस करा था, और जो सती प्रथा थी उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई थी। तो इसलिए इनका नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। उस टाइम पे काफी ज्यादा सोशल रिफॉर्म्स करे गए थे। ठीक है। ये दो कुछ फेमस सोशल रिफॉर्मर्स है, थे तो बहुत सारे, बट इनका नाम मैंने लिखा है क्योंकि ये ज्यादा फेमस है और इनके बारे में आई थिंक आप लोग भी जानते होंगे। तो इस यूनिट में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो ही टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर अच्छी लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड वाले हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेनेसांस एंड व्हाट राइट द कॉजेज ऑफ रेनेसांस। तो रेनेसांस से आप क्या समझते हैं, अब आप मेरे हिसाब से अब आप इस बात का आंसर खुद दे सकते हैं, उसके कॉजेज क्या है वो हमने पीछे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 19th-20th सेंचुरी। वही प्रॉब्लम जो अभी हमने पीछे डिस्कस करी है वो आप इस आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आंसर अब आप खुद दे पाएंगे, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा।
सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का 10 तारीख का एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम अटेंड करके आइएगा। ओके। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके। और किसी को कोई सजेशन देनी हो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।